हेलो। क्या हाल चाल है? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। बेटा, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये करने वाले हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब एक ब्लॉक पे ब्लॉक पड़ा हो और उस पर फोर्स लग रही हो, तो वो दोनों जब मूव करते हैं तो अलग अलग कंडीशन में वो मूव करते हैं। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमें मिलते हैं देखने को, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। बेटा, आज हम वो करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये आज की वीडियो जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेटा, ध्यान से देखना। अगर आप ये ध्यान से देख लोगे हर कंसेप्ट को, हर पॉइंट को, तो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स, वो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। चलो शुरू करते हैं। बेटा, जैसे देखो कि ये कोई सरफेस है, सरफेस पे ब्लॉक पड़ा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल लेते हैं कि फोर्स जो है हमने नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई की। नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई की है, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई करें कि ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये इकट्ठे मूव करें, दे मूव टुगेदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर विच these block move together? Maximum applied force. What is the value of maximum applied force which can be applied to move these blocks together? तो कितनी फोर्स हम अप्लाई करें मैक्सिमम कि ये ब्लॉक्स जो हैं इकट्ठे मूव करें। बेटा, ऐसी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो कैसे अप्रोच करेंगे? इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये दो ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक का मास जो है वो 2 kg है, नीचे वाले का 4 kg है। बेटा, एग्जांपल लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजीली हमें समझ लगेगा। तो मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लॉक है, उनके सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें 0.1 दिया है, और जो नीचे वाला ब्लॉक और जो ग्राउंड है उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 दिया है। ठीक है। कहने का मतलब है कि ग्राउंड में और नीचे वाले ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो है वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। बेटा, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, कोई भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम हो तो बेटा सबसे पहले ये जजमेंट करनी पड़ती है कि ये दोनों ब्लॉक जो है ये इकट्ठे मूव करेंगे या नहीं करेंगे। मगर यहाँ तो हमें पहले ही दिया हुआ है कि ये दोनों ब्लॉक जो हैं इकट्ठे मूव करेंगे, और मैक्सिमम फोर्स कितनी लग रही है बाहर से वो पता करो। ठीक है ना, यहाँ मतलब हमें पहले ही दिया हुआ है कि दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, इकट्ठे मूव करेंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, दे विल मूव टुगेदर, देन देयर एक्सेलरेशन विल बी सेम। दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, इकट्ठे चलेंगे, उनमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट नहीं होंगे, वो सेम एक्सेलरेशन होगी दोनों में। तो ये करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? बेटा, एक दो स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप तो यही है कि ये देखना होता है कि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे या नहीं। तो यहाँ पहला तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों जो है वो इकट्ठे मूव करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे, और वो किस एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम वो बॉडी कंसीडर करते हैं जिसपे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। सिर्फ क्या करती है? फ्रिक्शनल फोर्स। इधर देखो, अब नीचे वाले ब्लॉक को देखो, नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स जो है किधर को खींच रही है? राइट हैंड साइड को खींच रही है ना, राइट को खींच रही है, इस तरफ को खींच रही है। तो फ्रिक्शन की किधर को एक्ट होगा? इस तरफ को एक्ट होगा, इस तरफ को। वो अलग बात है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन 0 होगा, मगर अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो होता तो फ्रिक्शन किस तरफ को एक्ट करता? जिधर को मैंने एरो बनाया, यानी अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स वो एक्ट करता। ठीक है। और ऊपर देखो, ये तो नीचे वाली बॉडी की बात हो गई, और नीचे वाली बॉडी बॉडी पे और कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? देखो, एक तो ये नीचे लगा, एक लगेगा ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी के सरफेस में जो फ्रिक्शन है, यानी ऊपर वाली बॉडी
और नीचे वाली बॉडी के सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, वो भी इस पे एक्ट करेगा। वो भी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी नीचे वाला ब्लॉक आगे को जाएगा तो फ्रिक्शन किस तरफ को जाएगा? पीछे को एक्ट करेगा। सो इस पे दो तरफ से फ्रिक्शन लगेगा, एक नीचे से और एक ऊपर से। और ऊपर वाली बॉडी को देखो, इस पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? अब देखो, इस पे अप्लाइड फोर्स तो एक्ट करेगी नहीं। अब जब नीचे वाला ब्लॉक हम खींचेंगे, इस तरफ को खींचेंगे, इस तरफ को ऐसे खींचेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये है, इसे हम ऐसे खींचेंगे, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे छूटने की कोशिश करेगा, पीछे रहने की कोशिश करेगा। मगर इनमें जो फ्रिक्शन है दोनों बॉडीज में, वो फ्रिक्शन पीछे वाले को पीछे नहीं रहने देगा, उसे आगे लेके आएगा, ठीक है ना, उसे आगे को खींच लेगा। इसका मतलब है कि ऊपर वाली बॉडी जो है उस पर अकेली एक ही फोर्स एक्ट करती है। वो कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसे आगे लेके आएगी। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाली बॉडी पे किस डायरेक्शन को एक्ट करेगी? इस डायरेक्शन को एक्ट करेगी ऊपर वाली बॉडी पे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों बॉडीज पे एक्ट करती है। तो ये बात बड़े ध्यान से आपने देखनी है कि ऊपर वाली जो बॉडी है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो हमने आगे को क्यों लिया? क्योंकि उस पे आगे को लगेगी, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इस बॉडी को कहाँ लेके जाएगी? आगे को लेके जाएगी। ठीक है। अब एक बात देखो कि जब हम फोर्स लगाएंगे, मान लो थोड़ी फोर्स लगाई हमने, शुरू में फोर्स लगानी शुरू की, तो दोनों बॉडीज जो हैं वो साथ में मूव करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जब नीचे वाली मूव करेगी तो ऊपर वाली पीछे छूटने लगेगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसे साथ में खींच लेगी आगे को, ठीक है ना। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये नीचे वाली बॉडी के साथ चलेगी। अब फिर हम अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या करेगी? बढ़ेगी, साथ में बढ़ेगी, और एक ऐसी मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस फोर्स तक तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। मगर जैसे ही हम एफ मैक्सिमम से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, एफ मैक्सिमम से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो ऊपर वाली बॉडी जो है वो धीरे 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 पीछे छूटने लगेगी। यानी कि ऊपर वाली बॉडी की एक्सेलेरेशन कम हो जाएगी, नीचे वाले की ज़्यादा हो जाएगी, और बॉडी ऊपर वाली नीचे गिर जाएगी। मगर हमने मैक्सिमम फोर्स पता करनी है जिस फोर्स के लिए दोनों बॉडी इकट्ठी मूव करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। सो फिर सबसे पहले इसमें क्या करना है कि वो वाली बॉडी कंसीडर करनी है जिसपे अकेली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। सो वो किस पे लग रही है? ऊपर वाली बॉडी पे। तो उसकी एफबीडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो मैंने ऊपर वाली बॉडी ले ली 2 kg है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लग रही है? इस तरफ को लग रही है, जो इसे आगे को खींचकर ले जा रही है। ठीक है, और तो इस पे कोई फोर्स लग नहीं रही। तो एक्सेलेरेशन इसमें क्या है? मान लेते हैं ये एक्सेलेरेशन है। ठीक है, तो एफ किसके इक्वल हो गई? एम इंटू ए हो गई। ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलेरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। मगर अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला देखें तो किसके इक्वल होती है? म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नॉर्मल किसके इक्वल होती है? ये तो आपको मालूम ही है, mg के इक्वल होती है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। हो गया, मास से मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ गया? आ गई म्यू इंटू जी के इक्वल आ गई। तो म्यू यहाँ पे कितना है? 0.1 है, और जी कितना है? 10 है। तो कितनी आ गई यहाँ पे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे बॉडी, ऊपर वाली बॉडी जो है वो कितनी एक्सेलेरेशन से मूव करेगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी। तो बेटा ये आ गया, यानी ऊपर वाली, अब हमें मालूम है कि दोनों बॉडी जो है सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेगी। सो ऊपर वाली बॉडी की एक्सेलेरेशन हमें मिल गई, तो नीचे वाली बॉडी भी कितनी एक्सेलेरेशन से मूव करेगी? वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी। अब हम नीचे वाली बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे वाली बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगी? अप्लाइड फोर्स सामने को लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स एक इसके इधर को लग रही है, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 है। तो इसलिए नीचे सरफेस पे 0 होगी, उसके अपर सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी? जितनी ऊपर वाले सरफेस पे लग रही है। ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस के बीच में जितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये लिखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस के बीच में कितनी लग रही है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना था? 0.1। एन कितना था? एम जी। एम कितना था? ऊपर वाले ब्लॉक का मास कितना था?
2 kg और जी कितना 10, ये कितना हो गया 2 न्यूटन आ गया। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है 2 न्यूटन लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मास कितना है, इसका मास है 4 kg। अब यहाँ पे भी लगाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या बनेगा F माइनस 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, यानी 4 इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड के, तो F कितना हो गया 4 + 2 यानी कि 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन फोर्स होगी F मैक्सिमम। अगर हम इन नीचे वाले ब्लॉक पे इतनी फोर्स मैक्सिमम लगाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे टुगेदर मूव करेंगे, इकट्ठे मूव करेंगे। अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे छूटने लगेगा, और अगर इससे कम लगाएंगे तो भी वो साथ में चलेंगे। क्योंकि साथ में चलने की कंडीशन क्या है, साथ में चलने की कंडीशन ये है कि एक्सेलेरेशन सेम होनी चाहिए। अब देखो जब हम अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम से कम करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम तो हो सकती है मगर मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं ना हो सकती, इसलिए जब हम अप्लाइड फोर्स कम करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी और दोनों की एक्सेलेरेशन फिर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। मगर अगर हम अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा कर देंगे तो अप्लाइड फोर्स तो बढ़ जाएगी मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण ऊपर वाली बॉडी की एक्सेलेरेशन जो है वो कम हो जाएगी और नीचे वाले की ज़्यादा हो जाएगी, और वो ऊपर वाली बॉडी है जो है वो नीचे गिर जाएगी और नीचे वाली आगे चले जाएगी। तो इसलिए एफ मैक्सिमम वो फोर्स है जिसपे दोनों बॉडीज इकट्ठी मूव करेंगी। सो दोनों बॉडीज को इकट्ठा मूव करने के लिए या तो हम अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन लगाएंगे या इससे कम लगाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगी। सो बेटा एक तो ये था, एक तो ये फॉर्म थी इसकी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा कैसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे देखो कि अब अप्लाइड फोर्स जो है हमने नीचे की बजाय किस पे लगा दी, ऊपर वाले पे लगा दी है। अप्लाइड फोर्स है पहले हमने नीचे वाले ब्लॉक पे लगाई थी, ऊपर वाले पे लगा दी है। सेम इसी तरह से हमने प्रोसीड करना है। ऊपर वाले का मास कितना है 2 kg, नीचे वाले का कितना है 4 kg, ठीक है ना। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर वाले पे लगाइए तो किस तरफ को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर वाले, क्योंकि अपोजिट टू मोशन लगती है ना, तो नीचे वाले, ये तो ऊपर वाले की बात होगी। अगर नीचे वाले ब्लॉक को देखो तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगी, क्योंकि जब ऊपर वाले ब्लॉक को हम खींचेंगे तो नीचे वाला जो पीछे छूटने लगेगा, तो इसके भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसे आगे को खींचेगा साथ में। तो नीचे वाले पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन को लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन को लगेगी नीचे वाले पे, ठीक है ना, जो नीचे वाला ब्लॉक। तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को लगेगी और ऊपर वाले पे बैकवर्ड डायरेक्शन को लगेगी। ये क्यों लगेगी अभी मैंने आपको बताया, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये आपने सही कर लिया तो आगे हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, अब मैंने ये बताया था कि वो वाली बॉडी कंसीडर करनी है जिसपे अकेली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे लग रही है, नीचे वाली बॉडी पे। तो पहले नीचे वाले बॉडी की हम एफ बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये 4 kg है, ये आपको मालूम है कि इसके बीच में फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 दिया है और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कितना दिया है 0.1 दिया है। तो ये आ गया 4 kg का। इस पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है अकेली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब ये मूव तो टुगेदर करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तो इसका मतलब है दोनों में एक्सेलेरेशन सेम होगी। तो मान लेते हैं इसमें एक्सेलेरेशन ये है, तो लगा दो न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ किसके इक्वल हो गया मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग नहीं रही नीचे इसके सरफेस पे, तो कोई लगेगी नहीं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0 है। सो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया एम ए, और ए कितना आ गया एफ ओवर एम के इक्वल आ गया। तो एफ कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक का यूज करते हैं, ऊपर वाले, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का यूज करते हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी ऊपर वाले ब्लॉक को अगर हम देखें तो एफ किसके इक्वल आएगा म्यू इंटू एन। सो म्यू कितना है ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक में कितना म्यू दिया है 0.1, और एन क्या होता है नॉर्मल क्या होती है एम जी, ये हो गया 2 × 10, ये कितनी आ गई, ये आ गई 2 न्यूटन आ गई, ठीक है ना। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हम वैल्यू ये यूज़ कर लेंगे, ये आ गया 2।
और मास कितना है इसका नीचे वाले ब्लॉक का 4 है, और ये कितनी आ गई 1/2 कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गई है। अब ठीक है, अब ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाओ क्या बनती है। ऊपर वाला ब्लॉक क्या है 2 kg है, फोर्स अप्लाइड फोर्स इस तरफ को लग रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लग रही है, इस तरफ को लग रही है। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा इसका F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है इसका 2 है, और एक्सेलेरेशन कितनी है अभी हमने निकाली थी 0.5, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम मूव करेंगे तो एक्सेलेरेशन दोनों में क्या होगी सेम होगी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने निकाली थी अभी, कितनी है, कितनी निकाली थी 2 न्यूटन निकाली थी। 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + 1 3 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3 न्यूटन फोर्स आएगी, मैक्सिमम फोर्स आएगी जो हम ऊपर वाले ब्लॉक में मूव लगा सकते हैं, ताकि दोनों ब्लॉक जो हैं वो इकट्ठे मूव करें। अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, आगे वाला तो आगे चला जाएगा मगर नीचे वाला पीछे रह जाएगा। और अगर इससे कम लगाएंगे तब भी दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो क्या है अब वो हम डिस्कस करेंगे। अब मान लो यही वाले ले लेते हैं, एक ब्लॉक ये है हमारा, एक ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा है। मैंने अभी बताया था ऊपर वाला ब्लॉक का मास 2 kg, ठीक है, और नीचे वाले मास ब्लॉक का मास 4 kg है। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.1। अब मान लो मैं नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगा देता हूँ। अब फोर्स गिवन है, पिछले टाइप में हमने क्या किया था, फोर्स गिवन नहीं थी, फोर्स हमने फाइंड आउट की थी, मगर यहाँ पे क्या है फोर्स गिवन है, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है दोनों ब्लॉक्स की। पहले एक्सेलेरेशन गिवन थी, फोर्स फाइंड आउट की थी, अब हमें फोर्स गिवन है, क्या पता करना है एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है दोनों ब्लॉक्स की। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करो। सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले ये पता करना पड़ता है कि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, उनमें रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। सो ये देखने के लिए हमें एफ मैक्सिमम निकालनी पड़ती है। एफ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ये देखो जैसे यहाँ पे F10 न्यूटन दिया है, आप F10 को छोड़ दो, F ले लो के लिए, F लेके जैसे पीछे किया था बिल्कुल वैसे करना है। तो F मैक्सिमम कितनी आई थी, हमने पीछे जैसे निकाली थी बिल्कुल यही था ना, तो F की वैल्यू कितनी आई थी 6 न्यूटन आई थी, वैसे ही आपने निकालनी है 6 न्यूटन आ जाएगी। मगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितनी है 10 न्यूटन है, यानी कि एफ मैक्सिमम से, यानी कि जितनी मैक्सिमम फोर्स पे दोनों इकट्ठे चलते हैं उससे ज़्यादा फोर्स हमने लगा दी है। इसका मतलब है कि ब्लॉक्स अब इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, आगे वाला तो धीरे 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 आगे चला जाएगा और ऊपर वाला धीरे 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 पीछे रह जाएगा। यानी कि ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन कम होगी और नीचे वाले की एक्सेलेरेशन क्या होगा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, बस फ़र्क ये है कि ऊपर और नीचे वाले की एक्सेलेरेशन क्या होगी अलग अलग होगी। और इनमें देखो अब जैसे रिलेटिव मोशन है इन दोनों में, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का अलग अलग दिया है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मगर अगर हमें एक ही दिया है, म्यू की वैल्यू 0.1 दी है, तो हमने कनेटिक और स्टैटिक दोनों की जगह यही यूज़ करना है। ठीक है ना, तो चलो अब हमें एक ही दिए तो यही हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले देखो जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगती है तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सी फोर्स लगती है, सिर्फ फ्रिक्शन लगती है, क्योंकि जब नीचे वाला आगे को जाता है पीछे वाला पीछे छूटने लगता है तो फ्रिक्शन लगती है जो उसे आगे को खींचती है, यानी कि इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी अकेली।
तो हमने वही वाला ब्लॉक पहले सिलेक्ट करना है जिसपे अकेले क्या लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका क्या मास है 2 kg और इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी लग रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, म्यू इंटू एन। तो बेटा हम ये वाला फार्मूला तभी यूज करते हैं जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही हो। अब मैक्सिमम ही लग रही है क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ मैक्सिमम से ज़्यादा है। एफ मैक्सिमम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है। और वैसे भी इनके दोनों के बीच में इस वक्त कनेटिक फ्रिक्शन है और कनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू इंटू एन। और एन क्या है, एम जी। तो वैल्यू भर दो, म्यू क्या है 0.1, एम क्या है 2 है और जी क्या है 10। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, इसकी आ गई 2 न्यूटन आ गई। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 2 न्यूटन इस पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो फिर अब न्यूटन लॉ लगा लो इस पे, एफ किसके इक्वल आएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फिर एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ गई, एफ ओवर एम के इक्वल आ गई। तो एफ कितनी है 2 न्यूटन है, मास कितना है इसका 2 है, तो कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ठीक है ना। अब नीचे वाले ब्लॉक पे हम लगाएंगे यही एफ बी डी बनाएंगे उसकी और उसकी एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे। ये देखो अब मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे देखो क्या क्या लग रहा है। इधर को इसकी अप्लाइड फोर्स लग रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो नीचे वाले सरफेस पे होगी और एक ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के सरफेस के बीच में होगी। अब नीचे वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी 2 न्यूटन, तो यहाँ पे भी क्यू 2 न्यूटन होगी। यहाँ अप्लाइड फोर्स कितनी है 10 न्यूटन है, तो लगा दो फिर न्यूटन सेकेंड ला क्या लगेगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम कितना है इसका 4 है, 4 इंटू 10 हो जाएगा, एम इंटू ए आएगा, सॉरी एम इंटू ए। तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 4 ए आ गया। तो ए किसके इक्वल आ गया 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलेरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है और नीचे वाले की कितनी आई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी नीचे वाला ब्लॉक जो है वो तेजी से आगे को जा रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक वो थोड़ा कम स्पीड से आगे को जा रहा है और वो धीरे 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 पीछे रह जाएगा। रिलेटिव मोशन होगा उन दोनों में और ऊपर वाला जो है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा और अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, सेम इसी तरह से अप्रोच आपने करनी है और फिर करके मुझे बताना है। कमेंट्स में उसका मुझे आप आंसर बताना, मैं फिर बताऊंगा आपको, रिप्लाई करूंगा कि आपने ठीक किया या नहीं। और वो क्वेश्चन करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली वो आपका क्लियर करूंगा। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप प्लीज़ करना। तो देखो क्या है, यही वाले आपने ब्लॉक लेने हैं। नीचे वाला ब्लॉक जो है वो 4 kg का है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 2 kg का है, ठीक है ना। नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने अब 4 न्यूटन फोर्स लगा दी है, 4 न्यूटन, ठीक है ना। 4 न्यूटन फोर्स लगा दी है, तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस, और उनके सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा ये आपने मुझे फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.1 है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो 0 है। बेटा यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये करके देखना। कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर मैं आपके कंसेप्ट को और क्लियर करूँगा। तो आपने ध्यान से इसे देखा होगा, अगर एक बार में समझ नहीं लगा तो एक बार फिर देखना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करना।
कहीं पे भी आपको समस्या आती है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक थोड़ा सा करवाया है इसके रिलेटेड। सो मुझे होप है कि आपको समझ में आया होगा, और अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं। तो थैंक यू।